नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव ठाकुर है। मैं नेपाल के एक गांव नारायण घाट का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे गांव के चारों तरफ बहुत घने जंगल हैं। हमारा गांव ठीक घने जंगलों के बीच में बसा है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार मैं और मेरे 3 दोस्त रात के समय एक होटल में खाना खाने गए थे और वहां से वापस आते आते हमें काफी देर हो गई थी। मैं दारू नहीं पीता हूं, लेकिन मेरे तीनों दोस्त पीते हैं और उस वक्त भी उन तीनों ने दारू पी रखी थी। हम चारों में से सिर्फ मैं ही था जो बिल्कुल होश में था। अब रास्ते से आते आते बातें करते करते हम भूत प्रेतों के बारे में बातें करने लगे। मेरा एक दोस्त बोला कि भूत कुछ भी नहीं होते हैं, ये सब बकवास है। तो इसी बात पर मेरे बाकी के दोनों दोस्त उससे बहस करने लगे। वो तीनों ही नशे में थे। तो उनमें से एक ने बोला कि ठीक है, अगर तू भूतों को नहीं मानता और भूतों से नहीं डरता तो चल, आज हम जंगल के रास्ते से गांव चलते हैं। मैंने उनको मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने, इसलिए मजबूरन मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। अब हम चारों चलते चलते बातें करते हुए जंगल के रास्ते से जाने लगे। जंगल से जाते हुए मेरा वो दोस्त जो भूतों को नहीं मानता था, वो नशे में ही भूतों के बारे में कुछ कुछ बोलने लगा। बोला, अगर सच में यहां कोई भूत है तो मेरे सामने आओ, मुझे अपने होने का सबूत दो। मैं उसे बार बार ये सब हरकतें करने से मना कर रहा था, लेकिन फिर वो मुझे डरपोक कहकर मेरा मजाक उड़ाने लगा, इसलिए मैं भी चुप हो गया। अब हम मुश्किल से 10 से 12 मिनट ही चले थे कि तभी हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे झाड़ियों में से कोई तेजी से भाग के गया हो। मेरे दोस्त ने कहा कि जरूर कोई खरगोश होगा। हमारे यहां के जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। हम आगे जाते रहे। अब हम कुछ कदम और आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक से हमें किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मेरा वो दोस्त जो नशे में था, वो जोर जोर से बोलने लगा, कौन है जो इस टाइम यहां रो रहा है? वो अपने होश में नहीं था और फिर वो उस आवाज की तरफ गालियां देने लगा। बोला, जो भी है हमारे सामने आकर दिखा, ऐसे छुप क्यों रहा है? फिर हम सब आगे चलने लगे, लेकिन तभी चलते चलते मेरा वो दोस्त अचानक से वहीं रुक गया। हमने उसे कहा, चल भाई, यहां क्यों रुक गया? तो उसने हमें जो बताया वो सुन के तो हम भी बहुत डर गए। वो बोला कि मेरे पीछे 2 बहुत सुंदर लड़कियां खड़ी हैं और वो मुझे अपने पास बुला रही हैं। वो वहीं एक जगह पर जमा खड़ा था और अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानता हूं और उसकी बात सुनते ही मैं भगवान को याद करने लगा और अपने फोन में मैंने हनुमान चालीसा चला दिया। फिर हम तीनों बड़ी मुश्किल से उसको अपने कंधे पर डाल के वहां से ले जाने लगे। आगे जाके हमारे गुरुंग लोगों का एक गुंबा पड़ता है। आप लोगों को बता दूं कि गुरुंग लोगों का गुंबा बहुत पवित्र माना जाता है। वहां हम भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। तो वो जैसे ही गुंबा में पहुंचा तो वहां पहुंचते ही उसने एक खोखरी उठाई और कुछ बोलने लगा। मैं बता दूं कि वो भूतों के साथ साथ भगवान को भी नहीं मानता था। वो नास्तिक था, पर उस वक्त पता नहीं कैसे वो कुछ कुछ मंत्र जैसे पढ़ने लगा और फिर उसने वो खुकरी अपने सर के ऊपर पीछे की तरफ चलाई और वहीं बेहोश हो गया। हम सब पूरी रात वहीं गुंबा में ही बैठे रहे और सुबह होने पर जब गुंबा के लामा वहां आए तो हमने उनको रात की सारी बात बताई। हमारी बात सुनकर उन्होंने कुछ मंत्र फूंक के झाड़ फूंक किया, जिसके बाद मेरा वो दोस्त अपने होश में आ गया। लेकिन होश में आने के बाद भी वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। तो उन लामा जी ने हमें उसके घर वालों को वहां बुलाने को कहा। उसके घर में सिर्फ उसकी मम्मी और उसका बड़ा भाई रहता है। उसके पापा बाहर विदेश में जॉब करते हैं। तो फिर जब उसकी मम्मी और भैया वहां आए तो लामा ने उनसे कहा कि आपके बेटे के ऊपर 2 लड़कियों की आत्माएं आ गई हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और फिर उसके भैया को शाम को अपने पास बुलाया और मेरे दोस्त के गले में एक माला डाल दी। फिर शाम को जब मेरे दोस्त के बड़े भैया गुंबा में आए तो मैं भी उनके साथ चला गया। वहां पहुंच के लामा ने भैया से कहा कि अगर तुम अपने भाई को उन आत्माओं से बचाना चाहते हो तो तुमको रात में हमारे गांव की नदी के पास जाकर एक बकरे की बलि देनी होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बलि देते समय चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज आए, तुम्हें ध्यान नहीं देना है, ना ही पीछे मुड़कर देखना है।
भैया ने वैसा ही किया। रात में नदी के पास जाकर उन्होंने एक बकरे की बलि दे दी। फिर भैया जब बलि चढ़ाकर वापस आ रहे थे तो उन्हें पीछे से एक आवाज आई, ये तो बस एक ही बकरा है, हम तो दो हैं। लेकिन भैया को लामा की कही हुई बात याद थी, इसलिए उन्होंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद उनको बिल्कुल अपने भाई के जैसी एक आवाज आई। कोई उनके भाई की आवाज में बोला, भैया मुझे तो ले जाओ यहां से, अकेले अकेले कहां जा रहे हो। लेकिन भैया ने फिर भी उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और वहां से वापस आ गए। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में उनका भाई, मतलब कि मेरा वो दोस्त, ठीक हो गया और अब वो भगवान और भूत दोनों को मानता है। इस बात को बीते हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं। उस दिन के बाद से हम अभी तक उस रास्ते से नहीं गए जहां उसे वो 2 लड़कियां दिखाई दी थी। और अब रात को तो क्या, दिन में भी हमें उस रास्ते से जाने में डर लगता है। अंधेरा होते ही वो रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता है, इसलिए वहां से कोई नहीं जाता। मेरा नाम अंजलि है और ये घटना मेरे साथ आज से 15 साल पहले घटी थी। तब मैं बीटेक कर रही थी और एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। तब मैं शाहरुख खान की बड़ी दीवानी थी और आज भी हूं, पर उस वक्त मैं शाहरुख के लिए ज्यादा पागल थी और शाहरुख की वजह से ही उस दिन मैं मरते मरते बची थी। दरअसल सिनेमा हॉल में शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी लगी हुई थी और मेरे दोस्त अविनाश ने उस मूवी की लेट नाइट शो की टिकट्स भी खरीद ली थी। मुझे बस रात में हॉस्टल की दीवार को फांद के पिक्चर देखने हॉल जाना था। अविनाश के पास उस वक्त कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसने मुझे डायरेक्ट हॉल में ही मिलने को बोला। मैंने जैसे तैसे सबसे छुप छुपा के हॉस्टल की दीवार फांदकर दीवार की उस तरफ कूद गई। दीवार की दूसरी तरफ कब्रिस्तान की जमीन थी और मुझे रोड तक पहुंचने के लिए उसी कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरना था। उस समय रात के यही करीबन 9 बज रहे थे। कब्रिस्तान में चारों तरफ शांति थी। वैसे तो मुझे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उस वक्त तक मेरे साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। मगर उस वक्त रात के उस अंधेरे में वो कब्रिस्तान डरावना लग रहा था। पर मुझे कुछ भी करके एसआरके की मूवी देखने जाना ही था, तो मैं कब्रिस्तान के बीच से ही चलने लगी। उस कब्रिस्तान में कई सारी नई पुरानी कब्रें थी, मगर एक कब्र थी जो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले ही खोदी गई हो। वो एक गड्ढा ही था और उस गड्ढे के अंदर से मुझे एक कुत्ते के पिल्ले की रोने की आवाज आई। मैं उस गड्ढे के करीब गई और सोचा उस पिल्ले को बाहर निकाल लूं, फिर आगे बढ़ूंगी। मैंने उस गड्ढे के अंदर झांक के देखा, मगर उसके अंदर अंधेरा था। मैंने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जला के गड्ढे के अंदर देखा, मगर उसके अंदर कुछ भी नहीं था और अब आवाज आनी भी बंद हो गई थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही मैं पलटकर पीछे देखती, उससे पहले ही उसने मुझे धक्का मारा और मैं सीधा उस गड्ढे के अंदर गिर गई। अब मैं उस गड्ढे के अंदर थी और बाहर से मुझे किसी की हंसी सुनाई दी, किसी औरत की हंसी। मैंने उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो गड्ढा करीब 6 फीट गहरा था। मैं जितना निकलने की कोशिश करती, मैं वापस फिसलकर अंदर ही गिर जाती। तभी मैंने गड्ढे के बाहर किसी का सिर देखा। वो गड्ढे में झुककर मुझे ही देख रहा था। उसके बाल लंबे लंबे और उलझे हुए थे। इसी से पता चल रहा था कि वो कोई औरत है, मगर उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे की वजह से सिर्फ मुझे उसकी परछाई ही दिखाई दे रही थी। वो सिर्फ गड्ढे की तरफ झांक कर खड़ी रही। मैं भी चुपचाप गड्ढे में से उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो काली परछाई उस गड्ढे से पीछे हट गई। मैंने तुरंत अपना फोन ढूंढा और अपने दोस्त अविनाश को कॉल किया और उससे बताया कि मैं कब्रिस्तान में एक गड्ढे के अंदर गिर गई हूं। थोड़ी देर बाद वो आया और उसने मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला। उसके बाद हम दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकले और बाहर वॉचमैन से कब्रिस्तान के अंदर उस औरत के बारे में पूछा। पहले तो वॉचमैन ने मुझे और अविनाश को ऊपर से लेकर नीचे तक घुरा और हमसे पूछा कि हम दोनों कब्रिस्तान के अंदर कर क्या रहे थे। मैंने उसे सारी बात बताई। तब वॉचमैन बोला, ये कब्रिस्तान है मैडम, रात में यहां इंसान नहीं भूत घूमते हैं। अविनाश ने उसे 100 रुपए दिए और कहा कि यह बात किसी को ना बताए कि मैं हॉस्टल से दीवार फांद के कब्रिस्तान में घुसी थी। उसके बाद अविनाश वहीं से अपने घर चला गया और मैं हॉस्टल की दीवार फांद के अंदर चली गई, क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी थी, हम पिक्चर देखने नहीं जा सकते थे। इसलिए मैं वापस हॉस्टल में चली गई और अविनाश अपने घर। उस रात के बाद मैं हर रात कब्रिस्तान में देखती रही थी कि क्या पता वो औरत मुझे फिर से दिखाई दे जाए।
मगर वो मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी।